नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में। आमतौर पर अगर बात करें तो मुंबई या महाराष्ट्र से जब भी हम इस तरह के सोशल मीडिया व्लॉग लाते हैं, अधिकतर जो व्लॉग्स होते हैं वो राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इसे एक सेगमेंट बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसे महाराष्ट्र का महाभारत कहा जाना चाहिए। जिस तरह से आपने पढ़ा, आज जो हम चर्चा करेंगे, जिस तरह से टाइटल में भी लिखा गया है, वो अशोक चव्हाण पर करेंगे। और क्या अशोक चव्हाण अभी सबसे नए जो शख्स जिनका नाम सामने आ रहा है, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो अशोक चव्हाण का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा गया है और इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, इसका जिक्र आज के इस व्लॉग में हम करेंगे। 2019 से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कई सारी चीज़ें बदल गई हैं। कहीं तो 2019 में नहीं, 2017 से चीज़ें बदली हुई हैं। तब आरए का मुद्दा था, जब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी, लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसका विरोध किया था। 2019 आते आते हमने देखा कि किस तरह से सरकारें बदली, जो हमने नहीं सोचा था वो सारी चीज़ें हुई। 2022 में एक बार फिर से चीज़ें बदलती हुई नज़र आई हैं। अब शिवसेना किसकी है, उसे लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और चीज़ें बदली हैं। इस सब के बीच में अशोक चव्हाण कहाँ से आते हैं? दरअसल गुरुवार के दिन की ये बात है, जब आशीष कुलकर्णी बीजेपी के एक सदस्य हैं। उनके बारे में अगर आपको बताएं हल्के में, तो वो शिवसेना में भी रह चुके हैं। कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी रह चुके हैं। हाल ही में जो राज्यसभा और महाराष्ट्र में एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी की काफ़ी मदद आशीष कुलकर्णी ने की है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो बतौर ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नजर आएंगे। फडणवीस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो आशीष कुलकर्णी ये जो शख्स हैं, इनके घर पर गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है। आमतौर पर आप देखेंगे कि नेता एक दूसरे के घर पर जाते हैं, और उनके ही घर पर अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस इनकी मुलाकात हुई। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, नांदेड़ से आते हैं, नांदेड़ में उनका गढ़ माना जाता है। तो जो मुलाकात हुई है, इसे अशोक चव्हाण का ये कहना है कि क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार था, तब वो नेता एक दूसरे से मिल लिए और ऐसी ही बातचीत हो गई। इसमें और ज़्यादा कुछ बातचीत सामने नहीं आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता दूं, अशोक चव्हाण का नाम चल रहा है कि वो नाराज़ चल रहे हैं कांग्रेस से, और साथ ही साथ उनके बीजेपी के करीब जाने की बात की जा रही है। अब हुआ क्या है, किन कारणों की वजह से ये कहा जा रहा है? दरअसल जिस तरह से मैंने कहा, एमएलसी चुनाव हुए थे और राज्यसभा के चुनाव हुए थे। उसमें दोनों चुनाव में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी को नुकसान हुआ था और बीजेपी को फ़ायदा हुआ था, और चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो। एमएलसी के चुनाव में चंद्रकांत हंडोरे, जो कांग्रेस के नंबर 1 के कैंडिडेट थे, और नंबर 2 के कैंडिडेट थे भाई जगताप। तो आमतौर पर होता ये है कि जो नंबर 1 का कैंडिडेट होता है, उससे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, जिसके बाद नंबर 2 के कैंडिडेट को बाकी वोट दिए जाते हैं। लेकिन इसमें चंद्रकांत हंडोरे हार गए थे और भाई जगताप जीते थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। इशारों में ही सही, महाराष्ट्र के एक और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पृथ्वीराज चव्हाण। उन्होंने इशारों में अशोक चव्हाण का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 लोग हैं, उसमें अशोक चव्हाण का नाम सामने आया। हालांकि इसके ऊपर एक कमेटी बैठी है, जिन्होंने महाराष्ट्र में आए, उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की। अपनी एक जो रिपोर्ट है, उन्होंने केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को सौंपी है, लेकिन उसके आगे उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो एक आरोप ये है कि अशोक चव्हाण ने क्रॉस वोटिंग की। दूसरा आरोप अशोक चव्हाण पर यह है कि जब सरकार बदली और ट्रस्ट वोट चल रहा था, तब अशोक चव्हाण उन 11 लोगों में शामिल थे जो जब ये ट्रस्ट वोट के लिए जब गिनती हो रही थी, तब वो उसमें शामिल नहीं थे। उनका ये कहना है कि ट्रैफिक की वजह से वो लेट पहुँचे। और होता ये है कि जब ट्रस्ट वोट होती है, तब एक समय दिया जाता है, और उसके बाद जो विधानसभा के जो गेट्स हैं, उसे बंद कर दिया जाता है। अशोक चव्हाण का ये कहना है कि ट्रैफिक की वजह से वो देरी से पहुँचे, और देरी से पहुँचने की वजह से जब तक वो पहुँचे, तब तक ये गेट्स बंद हो चुके थे, और इसके वजह से वो इस ट्रस्ट वोट का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन इस बात को मानने में इसलिए भी कई लोग असहज हैं, क्योंकि अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें पता है कि ट्रस्ट वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें समय पर पहुंचना कितना इम्पोर्टेंट होता है। जिस समय ये सारी चीज़ें हुई थी, उसमें अशोक चव्हाण के अलावा और भी कई लोग थे, कोई महाराष्ट्र या देश में ही नहीं थे। बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं ज़ीशान सिद्दीकी, वो देरी से पहुँचे थे। तो ऐसे कुल 11 लोग देरी से पहुँचे थे, लेकिन अशोक चव्हाण का इसमें शामिल होना
ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें इसकी अहमियत पता है, लेकिन इसके बावजूद वो देरी से पहुँचे थे। तो ऐसे में ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से ये कयास लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से बार बार महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो कहते रहे हैं कि कई लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अंदर खाने खबर ये भी है कि उससे भी अशोक चव्हाण काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और इसलिए ऐसे में जो अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस के बीच गुरुवार को ये जो मुलाकात हुई है, उसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने तो ये तक कहा है कि केवल अशोक चव्हाण ही नहीं, कांग्रेस के एक और कोई एक बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके पास 4-5 विधायक का सपोर्ट है। एनसीपी के ऐसे कई सारे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। और ऐसे में बीजेपी 2024 से पहले महाराष्ट्र में अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग होते हुए देखना चाहती है। उनकी जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ी है और इसलिए वो कई लोगों को टैप कर रहे हैं या टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह से हमने 2019 से पहले देखा था कि किस तरह से उस समय बीजेपी में शामिल होने में एक जो बड़ा नाम सामने आया था वो था राधाकृष्ण विखे पाटिल का। राधाकृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें विरोधी पक्ष नेता भी बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2019 चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। अब 2022 में जब एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार आई है तब उसमें वो मंत्री भी बने हुए हैं। तो ऐसे में तभी ये माना जा रहा था कि राधाकृष्ण विखे पाटिल एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो किस तरह से बीजेपी में शामिल हुए तब भी सवाल उठे थे। और इसी तरह से सवाल अब अशोक चव्हाण को लेकर उठ रहे हैं। अशोक चव्हाण हो, बाला साहेब थोरात हो या फिर नाना पटोले हों, तीनों की ओर से ये प्रतिक्रिया ज़रूर आई है कि कोई कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा है। ये महज एक औपचारिक बैठक थी जहाँ पर वो मिल गए। गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, महाराष्ट्र में जो महाभारत चल रही है उसमें एक चीज़ देखा गया है कि जो चीज़ों की जिक्र की जाती है, ऐसी कई सारी चीज़ें हुई है। हमने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को साथ में आते हुए देखा है, बाद में उद्धव ठाकरे या शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के साथ में जाते हुए देखा है, बाद में शिवसेना के भीतर ही हमने देखा है कि किस तरह से चीज़ें बटी हैं और किस तरह से अब एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार है। और इसलिए महाराष्ट्र के इस महाभारत में कुछ भी संभव है और इसलिए इसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि फडणवीस और अशोक चव्हाण की जो बातचीत हुई है ये महज एक औपचारिक बातचीत है। तो आपको एक और उदाहरण मैं देता हूँ कि संजय राउत और शरद पवार काफ़ी करीबी हैं। जब एनसीपी विपक्ष में थी और शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में थी, तब भी लगातार संजय राउत का शरद पवार के पास आना जाना होता रहा। और इसका फ़ायदा हमने 2019 में देखा शिवसेना को होते हुए, जब संजय राउत एनसीपी से भी बातचीत करते थे, शिवसेना की भी बात रखते थे और किस तरह से एक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आई। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें कि अगर अशोक चव्हाण जा रहे हैं या फिर उनकी जो झुकाव है वो अब बीजेपी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसका किस तरह से परिणाम कांग्रेस पर होगा। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार में आने के बाद थोड़ी सी मजबूत होती हुई नज़र आई, ज़मीनी स्तर पर ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हो रही है, जो कश्मीर तक जाने वाली है, महाराष्ट्र में वो नांदेड़ से होते हुए गुजरेगी। नांदेड़ से इसकी शुरुआत होगी और नांदेड़ को ही अशोक चव्हाण का गढ़ माना जाता है। तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पवन खेरा मुंबई आए हुए थे और वो बात करने आए थे कि रविवार के दिन यानी 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जो रैली है वो दिल्ली में होने वाली है। लेकिन जब वो इस पर बातचीत कर रहे थे तब अधिकांश जो पत्रकार थे, जिसमें हम सब शामिल थे, वो बात कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद पर कि किस तरह से वो कांग्रेस छोड़कर गए हैं और जो पूरा मुद्दा महंगाई का था जो कांग्रेस लाना चाहती थी वो डाइवर्ट हो गया गुलाम नबी आज़ाद पर। तो क्या इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में घुसे उससे पहले अशोक चव्हाण अगर ये एक बार फिर से मैं कह दूँ, ये अगर या एक अभी भी हम कह रहे हैं कि एक बातचीत कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि भविष्य क्या है, लेकिन अगर कांग्रेस से वो छोड़ वो उस समय तक बीजेपी में शामिल होते हैं और नांदेड़ से यात्रा होती है तो एक बार फिर से यह डाइवर्जन हो सकता है कि हो जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा है उससे ये मुद्दा हटकर अशोक चव्हाण पर चली जाए। दूसरी बात यह है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में महाराष्ट्र में इससे बड़ा आपको क्या बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसके बावजूद वो जाते हैं तो एक बड़ी बात होगी। जैसे कि मैंने कहा, अशोक चव्हाण अकेले नहीं हैं, एनसीपी के ऐसे कई लोग हैं जिनसे लगातार बातचीत चल रही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जिनसे बातचीत चल रही है और बातचीत किनसे चल रही है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे किसी एक नेता या एक विधायक को पकड़ा जाता है जिनके संपर्क में 4-5 विधायक हों। तो एक विधायक, जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायकों को लेकर आए हैं, इस तरह से कांग्रेस या एनसीपी के ऐसे किसी विधायक को पकड़ने की कोशिश होती है या उन पर दबाव बनाया जाता है या उनसे संपर्क किया जाता है
जो अपने साथ 4-5 विधायकों को ले आया जा सके। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही है और ऐसे में ये जो पूरा बात सामने आई है, पूरी जो बात सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। ये समझ लें आप कि आदर्श घोटाला, ये मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं आपको बताने के लिए कि क्या कुछ बताया जा सकता है। आदर्श घोटाला में अशोक चव्हाण का नाम आया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा था, जिसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। वो मामला अब भी चल रहा है और ऐसे ही समय में अशोक चव्हाण और बीजेपी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार है उसे ईडी की सरकार कहा जाता है। एक तरफ ईडी का मतलब होता है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ई और डी। दूसरा ईडी का मतलब होता है वो ये होता है कि ईडी के डर से कई लोग एकनाथ शिंदे के साथ गए और फडणवीस के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसे में जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग के ऊपर हम लगातार इस ऐसे सेगमेंट्स में बात करते रहे हैं, तो क्या आदर्श घोटाले को एक मुद्दा बनाया जाए जिसकी वजह से अशोक चव्हाण फडणवीस के करीब होते हुए दिख रहे हैं। आमतौर पर मैं आपको बता दूं, जो सागर बंगला है जहां पर देवेंद्र फडणवीस रुक रहे हैं, उसके ठीक बगल का जो बंगला है वो अशोक चव्हाण का बंगला है। तो ऐसे ही वो काफ़ी करीब एक दूसरे का आ गए थे। जब विपक्ष में भी फडणवीस थे तो वो इसी सागर बंगले में रह रहे थे। हाल ही में जब मैं गणेश चतुर्थी के समय उनके घर पर एक कवरेज के तौर पर और उनसे मिलने भी गया था, तब मैंने देखा था कि जो दो बंगले के बीच की दीवार है उसे तोड़ा गया है और वहाँ के जो कर्मचारी थे वो मुझे कह रहे थे कि आगे जाकर इन दोनों बंगलों को जोड़ा भी जा सकता है। तो बंगले जुड़ रहे हैं, बंगले में रहने वाले ये जो शख्स थे अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस, क्या ये भी जुड़ रहे हैं? बहरहाल अब इसके ऊपर आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। 4 तारीख को कांग्रेस की महंगाई के विरोध दिल्ली में एक बहुत बड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है। उसके बाद 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा होने वाला है। अशोक चव्हाण ने ये सारी जो बातें हैं उसे सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल रहेंगे। लेकिन ऐसे तो एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि वो शिवसेना में ही है और बाद में वो देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए। वो अभी भी अपने आप को शिवसेना कहते हुए और एक कट्टर शिवसैनिक अपने आप को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जो सारी चीज़ें हैं, जो पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है और अब तक महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है, इसे हम महाराष्ट्र के महाभारत नामक इस सेगमेंट के ज़रिए आपको बता रहे हैं। ये नाम अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने सोचा कि इसको क्यों ना एक महाभारत के तौर पर बताया जाए, जहाँ पर अपने पराये हो रहे हैं, पराये अपने हो रहे हैं। चीज़ें 2019 के बाद कई सारी चीज़ें बदली हैं और उम्मीद और कोशिश यही होगी कि इस तरह से और भी जो राजनीतिक खबरें होंगी वो आपके सामने इसी सेगमेंट के ज़रिए हम लाते रहें। बहरहाल फ़िलहाल इस व्लॉग में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। अब अशोक चव्हाण का भविष्य क्या होता है इसे लेकर भी हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।